था कि भारत की कोई हृदय स्थली है तो उसका केवल नाम छत्तीसगढ़ है। और आज मुझे दुनिया के बहुत सारे नौजवानों से इस बीच बात करने का मौका मिला। मैं दो तीन छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। ये देश तलवार से नहीं चल सकता, लेकिन अन्वेषण से चल सकता है, सोच से चल सकता है। उसके दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं भारत राष्ट्र के बारे में, और मेरा बताना नैतिक जिम्मेदारी है आपके सामने। जब कोविड का महाकाल आया, दुनिया में 100 वर्ष के बाद आता है तो पूरा दुनिया हिल जाता है। लगता नहीं कि आगे क्या हो पाएगा, ये कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने टीका खोज दिया और 2 अरब टीका हमको भी लगाया और दुनिया के सभी देश को लगवा दिया। ये भारत की ताकत है, इसको समझना नौजवान जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तब ये भारत में बन पाएगा। दूसरा उदाहरण, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा गौरव क्या होता है, वो एक मैं उदाहरण देता हूं। हम जब बच्चे थे, हमारे अध्यक्ष जी भी इस बात को कि दूर में 2 ही महाशक्ति था दुनिया में, वो था अमेरिका और रूस। लेकिन आज रूस और यूक्रेन लड़ता है और वहां कोई युवक नहीं निकल पाता है। लेकिन भारतवर्ष का 23,000 युवाओं को दोनों देश को युद्ध छोड़ देना पड़ता है, और तिरंगा जिसके हाथ में रहता है उसको वहां से निकलने देना पड़ता है, और हमारे साथ दूसरे भी देश निकल जाते हैं। ये भारत की ताकत है, इसको समझने की जरूरत है नौजवान साहब। और ये जो आपके सामने स्वर्णिम काल है कि भारत विश्व गुरु बने, क्योंकि ये 75 वर्ष है, हम रहे ना रहे, लेकिन तुम 25 साल के बाद रहोगे और 100 साल के बाद अब भारत एक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा, तो दुनिया समझेगी कि ये तुम्हारे पराक्रम से हुआ। क्योंकि गांधी ने, अंबेडकर ने, बहुत महानुभावों ने देश को जो आजादी दी, लेकिन उस आजादी की रक्षा करना आपका कर्तव्य, आपको जिम्मेदारी दिया है। अगर आप बेखबर रहेंगे, आप सो जाएंगे, तो भारत सो जाएगा। क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान कहीं है तो उसका नाम केवल भारत वर्ष है। लेकिन संख्या बढ़ते जाएगा। अभी अजय भाई वाटर के बारे में बोल रहे थे, मैं एक दो छोटा छोटा उदाहरण देता हूं कि 2.5% हमारे पास जमीन है और 4% पानी है, और 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है। 20% हमारा जनसंख्या पूरे दुनिया में हो गया है। अगर यही रफ्तार चलता जाएगा तो एक दिन पानी नसीब नहीं हो पाएगा। इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं। आज जैसे मैंने अभिषेक जी एक गांव अडॉप्ट किए हैं, मैं जब छत्तीसगढ़ में डायरेक्टर के रूप में फुल प्लेस काम कर रहा था, तो मैं बिलासपुर जिले के 16 गांव में ऐसे नौजवानों का संगठन बनाने का काम किया। इसलिए मैं अजय भाई और साहू जी से मेरी बात हो रही थी कि एक गांव अगर ठीक हो जाएगा, एक हमारा ये मावरी पारा ठीक हो जाएगा, तो आसपास का 10 गांव भी ठीक हो जाएगा और एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपके इलाके में आया, अभी गर्मी का दाम बढ़ रहा है, इन्होंने कहा वाटर लेवल नीचे हो जाएगा। यहाँ के मैं युवा लोगों से और साथियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब शाम की हवा गर्म निकल रही है, क्योंकि धरती का पानी नीचे जा रहा है। धरती का पानी नीचे जाएगा तो हवा गर्म हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और उसमें खर्चा बढ़ जाएगा। एक नया समय आया है जो भारत ने आह्वान किया है पूरे दुनिया से Y20 में, और मैं देखा प्रवासी भारतीयों में कि दुनिया के राष्ट्रपति बोल रहे थे कि भारत के उपकार को मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि भारत ने टीका देकर मेरी जिंदगी को बचाया है। तो मुझे वहां लगा कि नहीं, इस पर बात करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आज देखिए माँ बैठी हुई है, सोचिए दुनिया में आज मैं देखा 2 माएं वहां जो बैठी हुई हैं, एक थोड़ा सा बूढ़ी माँ है और एक नई बहन है। जब वो माँ आती है तो उसका पैर छूती है और दोनों का अभिवादन का जो भाव निकलता है उसी में भारत बन जाता है। और वही अजहर भाई ने इशारा किया। आज एक माँ अगर सोचिए, और एक मैं क्रांतिकारी की बात छोटा सा आपको सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, और 10 जो पॉइंट है उसके बहुत शॉर्ट में आपको बात करूंगा, क्योंकि हमें अपने अतीत को देखना पड़ेगा, हमें अपने गौरवशाली इतिहास को देखना पड़ेगा, जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए बलिदानी किया है। ये 75 वर्ष उसमें याद करने की भी बात है, उसको याद करना बात है। एक माँ अपने पेट में 9 महीने 10 महीने अपने बच्चे को पालती है और जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने आंचल में उसको सूखे में सुलाती है, लेकिन उसे मल मूत्र से अपने शरीर में दाग लगाती है। अपने नहीं खाती है, लेकिन अपने बच्चे और बच्ची को खिलाती है। और दुर्भाग्य से कोई मिठाई या ऐसा फल मिल जाता है, अगर बच्चा बच्ची आता है तो गोद में बैठाकर अपने मुंह से निकाल कर उसको खिला देती है।
इस माँ का अभिवादन होना चाहिए कि नहीं? और इस माँ से भी कोई बड़ी माँ है तो उसका नाम भारत माँ है। और एक छोटा सा नौजवान जो इन्होंने कहा कि आज युवा संगठन आप बनाए हो, हमारा गांव कमजोर नहीं है। मैं अभिषेक जैसे युवा साथियों को यही बताता हूँ कि एक बार प्रयास करो। ऐसे महानुभाव बैठे हैं, दुर्वे साहब जैसा, नेताम साहब जैसा, सोनी साहब जैसा, ये सम्मानित साहू साहब जैसा, ये नौजवान लोग आगे कदम बढ़ाते हैं और खुद साधन करते हैं और तुम्हें चंदन भी लगाते हैं और बुके भी देते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, अपने ड्रेस में नंबर भी लगाते हैं और ऐसे पोस्टर भी लगाते हैं। एक बार गांव जाने की जरूरत है। गांव हमारा कमजोर है कि मजबूत? इस पर विचार होना चाहिए। हमने 10 बिंदु पर काम शुरू किया है। मैं अध्यक्ष जी का भी आप उद्बोधन सुनेंगे। मैं ज्यादा उन बिंदुओं पर नहीं जाना चाहता, मैं आऊंगा इसके बाद और मैं इस तरह में आपसे सामूहिक रूप से जरूर बात करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरे पास एक मिनट जो समय है ये राष्ट्र के नौजवानों के साथ का, अगर उनको मैं दे सकूं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरे लिए अवसर है और मैं आपसे बराबर सीखता रहता हूं। मैं एक छोटे से नौजवान की कहानी आपको सुनाता हूं। बंगला नौजवान का, मुझे ध्रुव जी जानते होंगे, राजा राम ध्रुव जी यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते। मैं 2-3 कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बस्तर में मुझे पहले अध्यक्ष थे और मुझे 6 महीना यहाँ काम करने का अवसर मिला है। मैं धमेली कन्हार में एक तालाब बनाने का काम शुरू किया और अपने गांव के नौजवानों के साथ 7 दिन रहा था। और बस्तर के शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं, माननीय शैली जी पद्मश्री, वो भी मेरे साथ 4 दिन धमेली कन्हार में आकर रुके थे। उसके बाद मैं P42 में गया और P42 में भी 7 एकड़ का तालाब बनाया। अंत में कोदा गांव में किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भी उस समय के आए थे उस काम को देखने के लिए। बिना पैसे के, बिना साधन का जब नौजवान चलता है तो देश उधर चलता है। नौजवान की ताकत को कोई भी भुला नहीं सकता है। मैं एक छोटा सा बात आपसे कह रहा हूँ। जब गांधी जी, किसानों की बात है, इस पानी के बारे में, नील की खेती करने की बात अंग्रेज मजबूर करते थे। गांधी जी आंदोलन चलाते थे। अंग्रेज हमारे बहन बेटियों के साथ बेविचार करते थे, कोड़े बरसाते थे, कहते थे नील की खेती करनी है। तुम्हारे जैसा एक नौजवान 24 परगना का था। खुदीराम बोस का नाम सुना है आपने? खुदीराम बोस का कुछ लोग सुने होंगे। यही हमारा दुर्भाग्य होते जा रहा है कि जो अपने जिंदगी को दिया उसको हम भूलते जा रहे हैं। और इसीलिए 75 वर्ष की गौरवशाली इतिहास गाथा में वो अनसीन हीरो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए अपने जवानी दी, उनको याद करके नया इतिहास हम लोग लिख रहे हैं। और नेहरू वाकई इस साल हम अध्यक्ष जी को बताना चाहते हैं कि 1650 इसमें से हमारे आदिवासी युवक हैं जो 7-7 दिन तक बाहर के प्रदेश में गए थे। और अगस्त के महीने में एक पूरे क्षेत्र की मिट्टी, चंदन जो हमारी मिट्टी है, और हम यहाँ से पेड़ ले जाकर और 75,000 युवाओं का दिल्ली में कार्यक्रम करने वाले हैं। आप में से भी मैं कुछ लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तो खुदीराम बोस, लंबी कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में सुनाता हूँ। ऐसे अंग्रेज अफसर को उस नौजवान के दिल में तकलीफ आती है और न कोई संचार था, न मोबाइल, न वो टीवी की बात थी। जाता है और बम से मार देता है। वापस आता है समस्तीपुर में तो एक चाय का दुकान वाला बोलता है कि वो अंग्रेज अफसर अच्छा था, क्योंकि मुट्ठी भर तो अंग्रेज थे, लेकिन हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोग हमारे ही लोग थे जो गलत काम का सपोर्ट करते थे। वो खुदीराम बोस कहता है कि मैं मारा हूँ और उसके बाद में जेल जाता है। लंबी कहानी है। फांसी पर तख्त पर लटकने का फरमान आ जाता है। आज भी नियम है साथियों कि पूछा जाता है फांसी के तख्त पर लटकने वाले से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उस खुदीराम नौजवान से पूछा जाता है, कहता है माँ का मैं एक बार चरण छूकर आना चाहता हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और जब माँ को प्रणाम करके वापस आता है तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, मेरा तो राग नहीं है, अजय भाई बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो क्या कहता है बंगला में वो मैं आपको सुनाता हूँ। अब उसका हिंदी सुनाकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कहता है कि एक बार विदाई दे माँ घोरे आसी, एक बार विदाई दे माँ घोरे आसी, हासी हासी पर्वो फांसी, हासी हासी पर्वो फांसी, देखिए भारतवासी एक बार विदाई दे माँ घोरे आसी। फिर कहता है कि 10मा से 10 दिना, 10मा से 10 दिना मासो घरे जन्म लेबो, 10मा से 10 दिना मासो घरे जन्म लेबो, नाही चिंतो हम तो देखिए वाला फांसी, एक बार विदाई दे माँ घोरे आसी।
है माँ, एक बार विदाई दो, मैं फिर वापस आऊंगा। मैं हंस-हंस के फांसी के फंदे पर लटकना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का नौजवान देखे और वो भारत माता की प्राचीन पीढ़ियों को तोड़ दे। लेकिन ये माँ याद रखना, कितना बाध्यता का भाव था नौजवान साथियों, ये मैं बताता हूँ, सबके हित में हमारा हित है, हमारे केवल व्यक्तिगत हित में सबका हित नहीं होगा। और जब सब तक सुखी नहीं होंगे तब तक भारतवर्ष महान भारतवर्ष नहीं बनेगा। इसलिए G20 में भारत ने नारा दिया है कि वन वर्थ वन फ्यूचर, एक ही पृथ्वी है और सबका भविष्य एक ही है। तो कहता है कि सुनो माँ, मैं हंस-हंस के फांसी पर पड़ूंगा, लेकिन सुनो, मैं पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को